तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? क्लास 10 आपका पाठ पहला है हिंदी में मित्रता, और मित्रता पाठ के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में आपको मैं बता दूं कि अब यदि आप क्लास 10 में हैं तो बहुत ही सही प्लेटफार्म पर आप आए हैं, क्योंकि आपको मैं बताने वाला हूं कि यूपी बोर्ड 2027 में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए लगभग 99%, किसी प्रकार का मैं दावा तो नहीं करता हूं, फिर भी बताने वाला हूं कि 99% आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आने वाला है। अब में से बहुत से हमारे प्यारे स्टूडेंट होंगे, वो कहते होंगे कि मेरे को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय याद नहीं होता है। तो भैया इसी वीडियो में मैं बिल्कुल याद कराने वाला हूँ, अच्छी तरह से याद हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय में ही आपको उनकी जो भी रचनाएं होंगी उन सारी रचनाओं को भी मैं बताने वाला हूँ। इसमें से यदि संक्षेप में मैं बताऊँ तो संक्षेप में आपको इनका जीवन परिचय सभी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं, इनका जन्म यह 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। यहाँ पर हम 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। 3 चीज़ें, कोई भी लेखक किसी का भी जीवन परिचय याद करेंगे उसमें से 3 चीज़ जरूर याद रखना। एक तो सबसे पहला कौन से जनपद में जन्म हुआ था, और उनका गाँव कौन सा था, और कब इनका जन्म हुआ था। 3 चीज़ें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में हमें क्या सीखना है? सबसे पहले यदि आपसे मैं प्रश्न पूछ दूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म किस जनपद में हुआ था, तो आपका उत्तर क्या होगा? भाई बस्ती जनपद में। तो सबसे पहले तो लाइन में यही लिखूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के, गाँव कौन सा इनका है? तो गाँव भैया है अगौना गाँव है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जनपद और गाँव याद रखो पहले। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो जन्म है वो बस्ती जनपद में हुआ था, गांव इनका अगौना है, और जन्म कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में हुआ था। तो तीनों चीज़ें हो गई, बस्ती जनपद है, अगौना गांव है, और सन 1884 ईस्वी। तीनों चीज़ें मेरे हिसाब से आपको याद हो चुकी होंगी, जनपद, बस्ती, गांव, अगौना, सन 1884। तो पहली लाइन हम इसी तरह से लिख सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम, कोई भी लेखक हो उनके पिता का नाम भी याद कर लेते हैं। तो भैया इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, और AFA मतलब इंटरमीडिएट में परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब परीक्षा में फेल हो गए। तो लाइन फिर से ध्यान रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगौना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था, और आप FA इंटरमीडिएट में असफल हो गए। असफल होने के बाद क्या हुआ? परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए, इसलिए इनकी पढ़ाई लिखाई फिर वहीं पर रुक जाती है। तो उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली। पढ़ाई छोड़ने के बाद क्या किया इन्होंने? सरकारी नौकरी कर ली। सरकारी नौकरी उस दौरान जब की थी तो भैया अंग्रेज़ों का शासन था, आपको पता है। अंग्रेजी शासन के कारण वहाँ पर वो स्वाभिमानी थे, तो स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी ने छोड़ दी, और ये मिर्ज़ापुर जो स्कूल है, मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इतनी बात तो आपको ध्यान ही रखनी होगी। FA मतलब इंटरमीडिएट की परीक्षा अनुत्तीर्ण होने के कारण इनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। पढ़ाई बीच में छूट जाने के बाद इन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, परंतु स्वाभिमानी थे, स्वाभिमानी होने के कारण इन्होंने वो सरकारी नौकरी भी छोड़ दी। इसके बाद मिर्ज़ापुर जो है, मिर्ज़ापुर में ही एक मिशन स्कूल है। कौन सा है? मिर्ज़ापुर मिशन स्कूल। तो इन्होंने मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में क्या कर लिया? चित्रकला के अध्यापक हो गए। मिर्ज़ापुर स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। अब उन्होंने घर पर ही स्वाध्याय किया। घर पर ही स्वाध्याय से इन्होंने ये हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत,
बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि कई भाषाओं को अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लिया। एग्ज़ाम में आप इतनी भाषाएं ना याद कर पाएँ, विषय याद ना कर पाएँ, जितने भी भाषा याद कर पाएँ उतने लिख लेना। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ये तो कॉमन है, सभी को याद है कि वो सारी भाषा को उन्होंने स्वाध्याय से अध्ययन किया था। तो स्वाध्याय से उन्होंने इन भाषाओं का अध्ययन अच्छा प्रकार से प्राप्त कर लिया। अब इनकी आनंद कादम्बनी पत्रिका में रचनाएं भी प्रकाशित होने लगी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, नागरी प्रचारणी सभा काशी से संबद्ध होकर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार भी संभाल लिया। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनकी रचनाएं तो प्रकाशित होने लगी, फिर इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी से संबंधित थी, तो काशी से संबद्ध होकर शब्द सागर के सहायक, इनकी पत्रिकाएं शब्द सागर के सहायक संपादक का, इन्होंने सहायक संपादक का कार्यभार संभाल लिया। अब इनकी गिनती जो थी वो उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। कुछ समय के पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यक्ष नियुक्त हो गए। अब ये यहाँ पर आपको बता चुका हूँ मैं कि यहाँ पर नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी से संबद्ध है, वहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा जो है वहाँ पर शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार संभाल लिया था। उच्च कोटि के विद्वानों में इनकी गिनती होने लगी थी। अब यहीं पर इनको क्या किया, कुछ समय के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनको हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त कर दिया गया। वहाँ पर बाबू श्याम सुंदर दास के बाद वे हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। कुछ समय के पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक नियुक्त हुए थे। वहाँ पर एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक नियुक्त हो चुके थे। अब वहाँ पर क्या हुआ, वहीं बाबू श्याम सुंदर दास जी जो थे वो हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उनके बाद अब एक स्वयं हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए थे। शुक्ल जी ने लेखन का शुभारंभ कविता से किया। तो आपको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सबसे पहले लेखन का कार्य किया था, कविता से किया था। तो इन्होंने कविता से लेखन कार्य आरंभ किया। नाटक लिखने की ओर भी उनकी रुचि रही। उसके बाद इन्होंने सोचा कुछ नाटक वगैरह भी लिखेंगे, तो इनकी रुचि नाटक में भी रही। परंतु उनकी प्रखर बुद्धि उनको निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। आपको पता है कि बहुत महान समालोचक हैं और इन्होंने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी कविता लेखन से। कविता लिखने के साथ साथ ही में ये भाई नाटक वगैरह भी लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। परंतु इनकी जो मस्तिष्क था, इनकी प्रखर क्षमता थी, इनका जो दिमाग था, इनकी बुद्धि थी, वो निबंध लेखन और आलोचना की ओर उनको ले जा रही थी। तो निबंध लेखन और आलोचना की ओर ले गई। इन क्षेत्रों में उन्होंने सर्वोच्च स्थान बनाया। मतलब किन क्षेत्रों में, निबंध लेखन और आलोचना में। तो यहाँ पर इन्होंने अपना भैया सर्वोच्च स्थान बना लिया था। वो आज तक, जो कि आज तक बना हुआ, आपको पता है कि महान निबंधकार और महान समालोचक हैं। यहाँ पर उन्होंने बहुत अपना ऊंचा सा स्थान बनाया है। जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहते हुए हिंदी का यह प्रकांड पंडित सन 1941 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गया। जीवन के जो अंतिम क्षण तक, मतलब मरने तक साहित्य सेवा में विद्वान लगा रहा। सन 1941 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सन 1884 में इनका जन्म हुआ था। जन्म और मृत्यु याद रखना। जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो जीवन परिचय लिखते समय ध्यान रखना, जो भी इनका जन्म, इनका स्थान, इनके पिता का नाम, गांव का नाम, इनकी मृत्यु की तिथि यहाँ पर लिखेंगे तो आप काले पेन से लिखेंगे। बाकी शेष है नीले पेन से लिखना। काले पेन से लिखना तो उसे हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर देना, अच्छे नंबर मिलते हैं। यद्यपि शुक्ल जी का साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ हुआ। जैसा बताया मैंने अभी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काव्य से, कविता लेखन से अपना रचनाएं, कविता लेखन से ही अपना साहित्य सेवा स्टार्ट किया था।
तो इनका साहित्यिक जीवन काव्य रचना से प्रारंभ हुआ था। ये तथापि वे इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का अधिक उपयोग नहीं कर सके, फिर भी काव्य में अपनी प्रतिभा को वो अधिक उपयोग नहीं कर पाए थे। इन्होंने गद्य के क्षेत्र में ही अधिक कार्य किया, मतलब अधिकतर उन्होंने गद्य में ही कार्य किया और संपादक, निबंधकार, अनुवादक एवं आलोचक के रूप में अपूर्व ख्याति अर्जित की। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बनी जैसी सुविख्यात पत्रिकाओं का प्रभावपूर्ण संपादन किया। अब दो पत्रिकाओं की बात करते हैं, इन दोनों पत्रिकाओं का संपादन किसने किया, ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है। एक तो आपकी आती है नागरी प्रचारणी पत्रिका, नंबर 1 कौन सी, नागरी प्रचारणी पत्रिका। दूसरी आती है आनंद कादम्बनी। 1 नंबर में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया। तो उत्तर आप बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है, नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन किसने किया, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही किया। यहाँ पर जैसा कि आपको बता चुका था, यहाँ पर आनंद कादम्बनी जो पत्रिका है इनकी यहाँ पर रचनाएं इसमें भी आपकी प्रकाशित हो रही थी, तो इसके बाद इनका भी ये संपादन करने लगे थे। इन्होंने नागरी प्रचारणी जो सभा है यहाँ पर शब्द सागर के नागरी प्रचारणी जो है यहाँ पर इसका भी संपादन किया था, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इनके द्वारा हिंदी शब्द सागर का संपादन भी किया गया, जैसा कि अभी मैंने पीछे बताया था कि इन्होंने शब्द सागर के सहायक संपादक का भी कार्य किया था। तो ये साहित्य की बात करते हैं, तो साहित्य में यदि इनकी साहित्यिक सेवा की बात की जाए तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इन्होंने गद्य के क्षेत्र में ही, यदि इनकी गद्य की बात की जाए तो यहाँ पर फिर मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि इन्होंने साहित्यिक जीवन इन्होंने काव्य रचना से प्रारंभ किया था, फिर भी इस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का अधिक उपयोग नहीं कर सके थे। उन्होंने गद्य के क्षेत्र में अधिक कार्य किया, संपादक, निबंधकार, अनुवादक एवं आलोचक के रूप में बहुत सारी अपूर्व ख्याति अर्जित की। शुक्ल जी ने नागरी प्रचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बनी जैसी सुविख्यात पत्रिकाओं व प्रभावपूर्ण संपादन किया। इनके द्वारा हिंदी शब्द सागर का भी संपादन किया गया। एक निबंध लेखक के रूप में इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के द्वारा लिखे हुए साहित्य एवं मनोविकार संबंधी निबंधों का अपना विशिष्ट महत्व है। इन्होंने शैक्षिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक विषयों से संबंधित कृतियों का अनुवाद भी किया। एक आलोचक के रूप में भी शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य की बहुमूल्य सेवा की। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों द्वारा आलोचना के क्षेत्र में युगांतर उपस्थिति किया और एक नवीन आलोचना पद्धति का विकास किया। अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कृतियाँ, इनकी रचनाओं के बारे में। आपको पता है शुक्ल जी की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। यदि इनकी निबंध की बात की जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध जो है, शुक्ल जी ने भाव प्रधान तथा समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की रचना की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाव प्रधान और समीक्षात्मक, मतलब ऐसे निबंध जिसकी समीक्षा की जा ऐसे निबंध जिसकी समीक्षा की जा सके, तो भाव प्रधान और समीक्षात्मक दोनों प्रकार के निबंधों की इन्होंने रचना की। इनके निबंध संग्रह जो है वो चिंतामणि, जिसके कि भाग 1 और भाग 2, चिंतामणि के 2 भाग हैं। तो इनका निबंध जो संग्रह, बहुत सारे निबंध लिखे हैं, तो इन्हीं निबंधों का पूरा संग्रह है। चिंतामणि के 2 भाग बनाए गए इन दोनों भागों में। और दूसरा इनका निबंध संग्रह विचार भी थी नाम से प्रकाशित हुआ। यदि आलोचना की बात करें तो निबंध में बताएं, आपको निबंध हेडिंग डालनी है तो इसके आगे चिंतामणि और विचार भी थी, 2 निबंध इनके रहे। आलोचना की बात बताएं तो ये आलोचना के सम्राट थे ही थे। इन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी। इन्होंने ऐसा अनाप शनाप आलोचनाएं नहीं लिखी, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। रसमीमांसा, इसमें से आपकी आलोचना कौन सी है? रसमीमांसा, त्रिवेणी, त्रिवेणी में सूर, तुलसी और जायसी, इन पर विस्तृत आलोचनाएं लिखी। सूरदास आदि उनके आलोचना विधा पर लिखे गए अद्वितीय ग्रंथ हैं। यदि 1 नंबर में आपसे पूछा जाए सूरदास आलोचनात्मक निबंध किसका है,
सूरदास आलोचनात्मक निबंध ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। इतिहास की बात की जाए, हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि इनका सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है, संपादन की बात की जाए तो इन्होंने तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचाणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार और आनंद कादम्बनी। इसमें से आप जीवन परिचय में तो वैसे भी आनंद कादम्बनी, नागरी प्रचाणी सभा, शब्द सागर के बारे में समझ ही चुके हैं। आदि का कुशल संपादन किया। इनके अतिरिक्त भी शुक्ल जी ने अभिमन्यु वध, 11 वर्ष का समय शीर्षक आदि कविताएं भी लिखी तथा अन्य भाषाओं से हिंदी में इन्होंने। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आपको जीवन परिचय समझ में आ गया हो। यदि आपको जीवन परिचय समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा। आपका सुझाव क्या है, आपके प्रश्न क्या हैं, इसके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।